हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम दोस्त पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी से जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 9 तारीख को प्रस्तावित है, 9 नवंबर को, उसी के संबंध में जो डेली प्रैक्टिस सेट है, आपको 15 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर दिया जाएगा। अगर देखा जाए स्टडी मटेरियल की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित स्टडी मटेरियल बहुत ही कम और लिमिटेड हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल पर लगातार आपको 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोगों की मांग रहेगी, यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको विस्तृत जो है सब्जेक्टिव वाइज भी अगर आपका डिमांड रहेगा तो आपको यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड मटेरियल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज की क्लास पहली क्लास है, तो आइए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो किस तरह से है। तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो पोर्शन होगा उसमें विषयगत ज्ञान होगा 50 नंबर का। दूसरा जो भाग है उसमें प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो पोर्शन है उसमें कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न और उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित से 20 अंक पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 100 अंक का प्रश्न होगा और 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। विषयगत ज्ञान में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ कि 15 टॉपिक हैं और इन्हीं 15 टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू के माध्यम से आप सभी को 15 प्रैक्टिस सेट और एक जो प्रीवियस ईयर का सेट है उसको प्रोवाइड करें। और अगर आप कमेंट में करेंगे तो इन 15 टॉपिक पर विस्तृत यानी कि सब्जेक्टिव भी आपको पोर्शन जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रारंभिक गणित में आप देख सकते हैं जो बेसिक गणित है उसके प्रश्न हैं। जीव विज्ञान से भी बेसिक प्रश्न। कंप्यूटर जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है उससे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का जो बेसिक नॉलेज है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। परंतु आजकल जो प्रश्न है वो काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं। या तो कंप्यूटर का आप देख लें या तो यूपी जीके का। तो आपको इसी के मद्देनज़र इसी की तरह रणनीति बनाकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसी के क्रम में साथियों आज शुरू करते हैं। जो प्रीवियस ईयर का एक डेमो देख लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया था। और ये जो परीक्षा हुई थी ये 30 अप्रैल 2023 को ये परीक्षा हुई थी, 30 अप्रैल 2023 को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न आइए हम शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है। चारों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। पूरे ऑप्शन को पढ़कर ध्यान से, क्योंकि समय का कोई बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं रहता कि समय कम है। आप हर प्रश्न को पढ़ेंगे, उनके विकल्प को 4 बार, चारों विकल्प को आप सावधानी से पढ़ेंगे, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो इसका जो पहला उत्तर है उसका ए है, यानी कि वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता को बढ़ाना यह वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर व्याख्या भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और वायुमंडल संतुलन सहित पारिस्थितिकी संतुलन के रखरखाव को सुनिश्चित करना है, जो सभी जीवन रूपों मानव, पशु और पौधों के भरण पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों उत्पादकता का बढ़ाना मूल उद्देश्य है। वहीं वन उपज के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन, ग्रामीण व जनजातीय समुदाय को वनोपज की आवश्यकताओं को पूरा करना एवं राजस्थान तथा तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मूल उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश की कुल भूमि का न्यूनतम वन या वृक्षों से आच्छादित हो। तो इसमें जो है विकल्प होगा डी, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल की 1/3 यानी कि 33% भाग पर वन या वृक्ष आच्छादित होने चाहिए। इसके लिए मैदानी भागों पर 25% और पहाड़ी क्षेत्रों के 67% भाग पर वन होना चाहिए।
प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर के संकल्प द्वारा अपनाई गई थी। तो इसमें जो विकल्प होगा वो सी होगा, यानी कि भारत की प्रथम वन नीति ब्रिटिश काल में सन 1894 में बनी थी। वहीं स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति जो है सन 1952 में बनाई गई और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन्य जीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन्य जीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 तरह की संविधान में सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो विकल्प ए, यानी कि गेहूं उगाने के लिए सामान्यतः अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को वर्ष में अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प बी, यानी कि दूसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना वर्ष 2002 में अपनाई गई है और इसका कार्यकाल 2002 से 16 तक रहा है और वर्तमान में तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना संचालित है, जो कि 2017 से 31 है। ध्यातव्य है कि प्रथम नीति वर्ष 1893 में आई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीसरी जो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है वो संचालित है और यह कब तक है, 2017 से 2031 तक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना उन सभी वन्य जीवों के संरक्षण में को अपनाती है जिनका पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य है, भले ही वे कहीं भी हों। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो यानी कि ए, यानी कि परिदृश्य दृष्टिकोण। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2017 से 31 वन्य जीवों के संरक्षण के साथ परिदृश्य दृष्टिकोण यानी कि लैंडस्केप अप्रोच को भी अपनाती है, भले वो कहीं भी स्थित हो। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आनुवंशिक विविधता के संरक्षण एवं सतत विकास पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अगला प्रश्न, तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में कितने विषय हैं। तो तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में 5 भाग, 17 विषय, 103 संरक्षण कार्य एवं 250 प्रोजेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2017 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान यानी कि NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो स्टेटमेंट है यह तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है। दूसरा जो है NWAP के 10 घटक हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यानी कि विकल्प ए यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वही सही है और जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान 2017 से 31 तीसरी कार्य योजना है। इसके पूर्व वर्ष 1983 एवं 2002 में क्रमशः पहली और दूसरी कार्य योजना संचालित की गई थी। तीसरी वन्य जीव कार्य योजना में कुल 5 भाग, 17 विषय, 103 संरक्षण कार्य एवं 250 प्रोजेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके संबंधित स्थानों के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो ए है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान असम और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर है। तो इनको हमको विकल्प के अनुसार मैच करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है यह असम से संबंधित है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक से, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये बताना है। ऐसे प्रश्नों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसमें पूछ क्या रहा है, नहीं है या है। तो इस तरह के प्रश्न को, पहले प्रश्न को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो
तो जो दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में कश्मीरी हंगुल, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, ऊदबिलाव, हिमालयन काला व भूरा भालू आदि हैं। शेष राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य संगाई या एल्ड के हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो इन प्रश्नों का हम देखते हैं। तो इसमें जो इसका विकल्प होगा वो सी होगा, यानी कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील मणिपुर पर स्थित है। यह एक अपने आप में फैक्ट है कि एक तैरता हुआ दुनिया का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है और जो मणिपुर में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। वर्ष 1950 के दशक में संगाई को विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन बाद में इसे मणिपुर में खोज निकाला गया और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यह भी अपने आप में एक फैक्ट है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील मणिपुर में। प्रश्न नंबर 12 हम देखते हैं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय योजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका नामीबिया से लाए गए चीता के लिए चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया गया है। और चीतों का अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 से किया गया है। कुनो के अतिरिक्त नौरादेई और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में भी इन चीतों को बसाया जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में से निम्नलिखित में किसकी अनुमति नहीं है। तो इस प्रश्न का जो कोई सदित उत्तर नहीं है, इसलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार सरकार किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है जिसमें स्थानीय निवासियों या किसी भी व्यक्ति को चराई, कटाई, शिकार, अतिक्रमण आदि किसी भी प्रकार की गतिविधि से निषिद्ध करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां बेहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बेहाली आरक्षित वन क्षेत्र जो है असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1917 ईस्वी में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 140 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र राज्य सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है। तो इसमें जो विकल्प हम देख लेते हैं। तो इसका विकल्प बी यानी कि पन्ना जो है भारत का 22वां एवं मध्य प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे वर्ष 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया और इसका प्रशासन एवं संरक्षण केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और जो इनकी व्याख्या में लिखा गया है उन फैक्ट्स को आप बहुत बारीकी से और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इन फैक्ट्स से सवाल जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करना है। तो आइए सीधे हम इस प्रश्न का जो व्याख्या है उसमें देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो व्याख्या है उसमें देखिए देहांग देबांग रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है असम में, नंदा देवी उत्तराखंड में और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा में स्थित है। सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई तक जा सकती है। तो इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं हम कि वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2022 के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र सामान्य रूप से 10 किलोमीटर तक हो सकता है। हालांकि इसकी परिस्थिति के अनुसार इसकी सीमा में केंद्र सरकार कमी या वृद्धि भी कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18 किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है। तो इस प्रश्न का व्याख्या हम देखते हैं कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1982 में हुई है।
इसके आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, विशाल पेड़, मौसमी जंगली फूल एवं वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का बनाना है? तो इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो इसका विकल्प ए होगा, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार का शौक यानी कि आघात अवशोषक बनाना है। स्थानीय निवासियों को सीमित स्तर पर यहाँ से वनोपज इकट्ठा करने एवं अन्य गतिविधियों की अनुमति होती है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। स्टेटमेंट पहला देखते हैं कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। तो हमें इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़कर ये समझना है कि इसमें से कौन सही है। तो इसका जो होगा वो विकल्प डी यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास निर्मित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य मानव पशु संघर्ष को कम करना, प्रमुख क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा चक्र का निर्माण करना ताकि प्रमुख क्षेत्र पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। वहाँ पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को सीमित स्तर पर भौतिक गतिविधियों की भी आज़ादी होती है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रवार टाइगर रिजर्व है? यानी कि एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल 5,937 वर्ग किलोमीटर, 3,721 कोर एरिया है और 2,216 बफर एरिया है। इसका विस्तार 5 जिलों में है जो अपने अत्यधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो मयूरभंज जो क्षेत्र है वो हाथी आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन यह केरल में न होकर बल्कि उड़ीसा में स्थित है। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस भारत में मनाया गया था। तो अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस केरल के पेरियार में मनाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहली बार गज गौरव पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और उल्लेखनीय है कि भारत में विश्व की 65% से अधिक हाथी निवासित हैं, यानी कि निवास करती हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्य स्थानों के साथ सम्मिलित करें। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो व्याख्या है वो देखते हैं, डी होगा, यानी कि दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र जो है इकोटोन कहलाता है, जहाँ ये समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। अस्थायी इकोटोन क्षेत्र जंगल के बीच का क्षेत्र होता है, जबकि क्षेत्रीय इकोटोन जंगल और घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमण होते हैं। तो आपको सीधा इकोटोन का मतलब होता है कि दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का जो क्षेत्र होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है? तो इसमें जो हम देखते हैं इसका जो विकल्प होगा सी, यानी कि नए प्रजातियों का प्रवेश परिचय के कारण से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है। जब किसी प्राकृतिक क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों के जीव जंतुओं
एवं पौधों को लाया जाता है तब उनमें से कुछ प्रजातियां आक्रामक होकर स्थानीय प्रजातियों की कमी या विलुप्ति का कारण बन जाती है। सविलुप्तता भी पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थों से शुरू होती है? तो देखा जाए तो ये अपरद खाद्य यानी डेट्रिटस फूड चेन यानी कि अपरद खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत जानवरों के शरीर या गिरे हुए परतों को अपघटक द्वारा खाया जाता है और अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों से आती है। प्रेयरी और स्टेपीज प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो प्रेयरी और स्टेपीज घास का मैदान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, यानी कि प्रेयरी और स्टेपीज जो है ये घास के मैदान होते हैं। स्टेपी घास बायोम और शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घासों का चटाई नुमा आवरण पाया जाता है। प्रेयरी घास बायोम की लंबी स्टेपी से अधिक होती है तथा यह अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्रों में स्थित होने के कारण 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रेयरी बायोम घास उत्तरी अमेरिका में तथा स्टेपीज जो है पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। तो यह भी एक प्रश्न है कि प्रेयरी बायोम घास जो उत्तरी अमेरिका में और स्टेपी जो पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है? तो यह जो है भारतीय वन अधिनियम 1907 की धारा 8 जो है यानी कि विकल्प बी वन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है और इसके तहत किसी भूमि पर स्वयं या इस प्रयोजन के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत कृषि अधिकारी द्वारा प्रवेश करने और उसके सर्वेक्षण करना, उसे अभ्यंकित करना और उसका नक्शा बनाने की शक्ति जो है प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से संबंधित है? तो यह विकल्प डी यानी कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 13 वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्डों से संबंधित है। धारा 13 के अंतर्गत अधिकारी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, निवास और उपजीविका और उन सब खेतों या खेतों के समूह का नाम, स्थिति और क्षेत्रफल, उन सब भावनाओं के नाम और स्थिति जिनके विषय में ऐसे अधिकारों का दावा किया है उसका रिकॉर्ड रखेगा। वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो यह विकल्प बी यानी कि वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(4) के तहत परिभाषित किया गया है। वन धारा 2(4) के तहत निम्न वस्तुएं आती हैं: इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, खैर, लकड़ी का तेल, प्राकृतिक वर्निश छाल, लाख, महुआ के फूल, महुआ के बीज तथा हरण। भले ही ये वन में पाई या वन से लाई गई हो या नहीं लाई गई हो, ये सब वन उत्पाद माना जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्य जीवन वार्डन ऐसे परमिट में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार मुख्य वन्य जीव वार्डन शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार उद्देश्य के लिए परमिट में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश की अनुमति दे सकता है। साथ ही यदि कोई पशु विकलांग है या ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका निजात पाना संभव नहीं है तो उसको मारने की परमिट भी जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये जो होगा वो विकल्प बी यानी कि मिस्र ने। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन COP27 का आयोजन 6 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि COP28 का आयोजन 30 नवंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया गया, जबकि COP29 का आयोजन 11 नवंबर 2024 के मध्य बाकू अजरबैजान में प्रस्तावित है। यह डेटा आपको थोड़ा सा पुराना लग रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो आपको पूरी तरह से, जैसे इसमें आप देख सकते हैं
IPCC, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसको देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तो इस तरह से परिभाषाएं भी आपको प्रश्नों में पूछी जा सकती है। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो ये विकल्प सी यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल IPCC की रिपोर्ट AR6 के अनुसार पैनल द्वारा वैश्विक ऊष्मन को 1.5% पर सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पैनल द्वारा वैश्विक उत्सर्जन को 2019 के स्तर की तुलना में 2030 तक कम से कम 43% एवं 2035 तक कम से कम 60% करने की आवश्यकता बताई है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। COP27 यानी कि COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? तो यह स्पेन होगा। 7 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान सेनेगल के मैकी सॉल और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज की पहल पर 25 से अधिक देशों एवं 20 संगठनों के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन लॉन्च किया। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन की घोषणा पहली बार सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में स्पेन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखना है, पहला कथन जो हम पढ़ते हैं कि भारत ने निम्न कार्बन COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की। COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की। और अगला जो स्टेटमेंट है वो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया कि मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो केवल विकल्प 2 है, वही देख लेते हैं। इसमें सत्य बताना है कि असत्य। तो जो विकल्प 2 है वही केवल गलत है और जो पहला और तीसरा विकल्प है वो सही है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। COP27 के दौरान भारत ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया, जो 4 प्रमुख विचारों तथा ग्लोबल वार्मिंग में अल्प योगदान विकास के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताएं, विकास हेतु निम्न कार्बन रणनीतियों को अपनाने की प्रतिबद्धता एवं जलवायु लचीला बनाने की आवश्यकता आदि पर आधारित है। अतः पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है, क्योंकि COP26 के दौरान भारत द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए पंचामृत योजना के तहत गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट निर्धारित किया गया था, न कि 250 गीगावाट। इसलिए विकल्प जो है 2 गलत है। तथा नवंबर 2021 के ग्लासगो में 26वें COP के दौरान मिशन लाइफ पहल की शुरुआत की गई, जो कि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। अतः तीसरा कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई है? तो इस प्रश्न का भी कोई सदित उत्तर नहीं है। तो आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 1997 में कार्बन क्रेडिट यानी कि कार्बन व्यापार को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। अतः स्पष्ट है कि कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता क्योटो प्रोटोकॉल के तहत प्रदान की गई, जो वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित हुई। परंतु प्रश्न में 1997 के स्थान पर 1927 दिया गया, अतः आयोग द्वारा इस प्रश्न के लिए फुल मार्क्स दिए गए हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है कार्बन व्यापार को अनुमति दी गई और यह 1997 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पेश किया गया था? तो इसका व्याख्या देख लेते हैं कि संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो कि 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया। इसमें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के प्रावधान शामिल हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना में व्यापार योग्य प्रमाण पत्रों की मौजूदा योजनाओं को एकल राष्ट्रीय ढांचे में परिवर्तित करना भी शामिल है। इन नियम के अनुसार कोई भी पंजीकृत संस्था कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र
खरीदने या बेचने का हकदार होगी। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो ये CRI यानी कि विकल्प सी, भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम CRI है। जो CRI कार्बन मानक डिजाइन विकास परियोजनाओं को शामिल करने, नए पद्धतियों की आवश्यकताओं और को स्थापित करना, साथ ही पंजीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, संचालन, निगरानी और अन्य संबंधी गतिविधियों के लिए नियम एवं आवश्यकताओं को स्थापित करता है। कार्बन क्रेडिट के संबंध में VER का पूर्ण रूप क्या है? तो VER का पूर्ण रूप जो है वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन यानी कि स्वैच्छिक उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं द्वारा प्रदान किए गए कार्बन क्रेडिट हैं जिन्हें स्वैच्छिक तृतीय पक्ष अनुमोदन प्राप्त हुआ है, लेकिन आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र समर्थित ऑफसेटिंग द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो ये एफॉरेस्टेशन यानी कि विभिन्न माध्यमों यथा प्रकृतिजन्य अथवा मानव के द्वारा मृदा की बाह्य या ऊपरी परत का क्षरण मृदा अपरदन कहलाता है। दिए गए विकल्पों में वनीकरण मृदा अपरदन को रोकने का माध्यम है, जबकि अतिचरण एवं निराई मृदा अपरदन के कारण है, न कि रोकने का उपाय। जबकि पक्षियों की बढ़ती आबादी का मृदा अपरदन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वनीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो देखा जाए तो मिट्टी संरक्षण यानी कि विकल्प सी। वनीकरण की प्रक्रिया मृदा के संरक्षण के लिए सबसे आसान एवं सरल विधि है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को स्वयं में जकड़ कर उसे हवा, पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव से संरक्षित करती हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं होने पाता है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे व्यापक मृदा अपरदन होता है? तो व्यापक मृदा अपरदन जो है वो विकल्प बी यानी कि स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि पद्धति है जिसमें पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। इसके पश्चात भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में व्यापक स्तर पर नवीकरण होता है जो मृदा अपरदन के लिए सहायक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 44, परत का क्षरण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है? तो परत अपरदन वर्षा जल की बूंदों एवं जल बहाव के कारण ऊपरी मृदा परत का एक समान रूप से पतली परतों के रूप में कटाव है। अतः स्पष्ट है कि समतल भूमि पर परत का क्षरण भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कृषि वानिकी एक भू उपयोग पद्धति है जो वृक्षारोपण, पशुपालन एवं फसल कृषि की एकीकृत करती है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत उपयुक्त है। वो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी पद्धतियों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। एग्री सिल्वीकल्चर जिसमें फसल और वृक्ष एक साथ होते हैं, सिल्वो पास्टोरल यानी कि चारागाह, पशुपालन और पेड़, और एग्रो सिल्वो पास्टोरल फसलें, पशु और वृक्ष ये एक साथ समाहित होते हैं। वानिकी के संबंध में FAO का पूर्ण रूप क्या है? तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। FAO का पूर्ण रूप है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना है और यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक नियमित पहुंच मिले। इसके 195 सदस्य हैं, 194 देश प्लस यूरोपीय संघ। निम्नलिखित में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? तो इसमें अगर देखा जाए तो भारत में हरित क्रांति कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने की प्रमुख पहल थी, जिसका उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई एवं मशीन आधुनिकीकरण के माध्यम से खाद्य फसलों एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग में वेबर या दहिया कहा जाता है। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को वेबर या दाहिया नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि को भारत के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। झूम जो है उत्तर पूर्वी भारत में, वेबर एवं दहिया बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में, दीपा जो है बस्तर क्षेत्र में, जरा एवं एरका दक्षिण भारत में, बन्ना जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरल का पश्चिमी घाट क्षेत्र में, कमनविंगा एवं घावी है जो उड़ीसा में झूम खेती को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है?
तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के ग के अंतर्गत वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए भूधृत आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन निवास जनजाति समुदाय और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधन संबंधी उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल हैं।